नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 2 दिसंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। इस वीडियो सेशन हम लोग दो न्यूज़पेपर को मुख्य रूप से कवर करते हैं, एक द हिंदू को और दूसरा जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के डिटेल न्यूज़ कवर करते हैं हम लोग। इसमें आपको प्रीलिम मेंस सभी परीक्षाओं के लिए फैक्ट्स और एनालिसिस दोनों ही मिल जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम लोग क्या सब पढ़ेंगे, तो जो पहला टॉपिक है, भारत सरकार ने एक 5 वर्षीय रणनीति जारी की है। किस चीज़ को लेकर के, तो AMR को लेकर के, मतलब एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को लेकर के 5 वर्षों की एक रणनीति जारी की गई है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है, किस कारण से बनता है और 5 वर्षीय प्लान क्या है भारत सरकार का, इसको हम लोग समझेंगे। कल 1 दिसंबर था, 1 दिसंबर से ही मैंने 72 के लिए 71 दोनों के लिए बिल्कुल फ्रेश तरीके से शुरू किया है राइटिंग का प्रोग्राम। अगर आपको जुड़ना हो तो ज़रूर ही जुड़िएगा। आज पॉलिटी का लेक्चर भी अपलोड होगा, कल मैंने अपलोड नहीं किया था लेकिन आज अपलोड कर दूंगा मैं, जिसमें मैं आपको आगे का टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। 3 वीडियो एवरेज अपलोड होते हैं, देखा कीजिए, पढ़ा कीजिए। पढ़ने से ही होगा। अगर आप रेगुलर रहेंगे, आप पंक्चुअल रहेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस अपने आप ही ज़्यादा होते हैं। देखिए, आज का एक और न्यूज़ है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। विंटर सेशन इसको कहा जाता है। हमारे संविधान में वर्णित है कि साल में कम से कम 2 सेशन होना चाहिए। इस प्रकार से वर्णित नहीं है, बस ये कहा गया है कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये कहा गया हमारे संविधान में। तो वैसे हमारे देश में 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट सेशन, जो कब होगा, जो फैब में होगा, जनवरी लास्ट फैब में होता है, फरवरी मार्च चलता है। दूसरा मानसून सेशन है जो जुलाई महीने में होता है और तीसरा विंटर सेशन है जो अभी शुरू हुआ है और जनवरी तक यह सेशन चलता है। 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। SIR चल रहा है पूरे देश में ही, अभी तो पूरे देश में चल रहा है, बंगाल सहित पूरे देश में ही चल रहा है, जहाँ पर कई सारे जो BLO हैं जिनका काम दिया गया है उनके बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं जिसमें वो परेशान है, उनको बहुत ज़्यादा टारगेट थोप दिया गया है। दरअसल में सरकारी शिक्षक जो होते हैं उनका सबसे ज़्यादा हिरासमेंट होता है, अगर सरकारी सिस्टम में कहा जाए तो। वो पढ़ाने के अलावा दुनिया का हर काम उनसे करवाया जाता है, जैसे लगता है कोई एक फिक्स काम है ही नहीं। पशु गणना से लेकर के इंसान गणना तक, कौन मर गया कौन जिया हुआ है, ड्रेस बांटना, खिचड़ी खिलाना, सारा काम एक ही विभाग के ऊपर में डाल दिया जाता है, वो है सरकारी शिक्षक। अब उनके ऊपर में इस चीज़ का दबाव बनाया जा रहा है, तो हिरासमेंट के न्यूज़ आ रहे हैं। साथ में जो जेन्युइन वोटर हैं उनके भी हिरासमेंट के न्यूज़ आ रहे हैं कि उनको प्रूव करना पड़ रहा है कि भाई हम सिटीजन हैं, इस देश के ही हैं। तो इस प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं। SIR को हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे जब ये सेशन पूरा हो जाएगा, मतलब SIR जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको कवर करेंगे एक बार। देखिए, आज का पहला न्यूज़ क्या है। ये द हिंदू का आर्टिकल है जिसमें कहा गया कि न्यू एक्शन प्लान और AMR नीड ए शॉट इन द आर्म। मतलब ये कहा गया है कि AMR को लेकर के जो भारत सरकार ने प्लानिंग की है उसमें कुछ सुधारों की भी आवश्यकता है और लघु तरीके से मैं इसमें दरअसल में देखिए है क्या, मैं आपको पूरा इशू ही समझाता हूँ। भारत सरकार का प्लान जो है वो है वन हेल्थ का। वन हेल्थ इसको कहा जाता है। वन हेल्थ का क्या तात्पर्य होता है कि फूड, पर्यावरण और उसके साथ साथ हॉस्पिटल, मेडिसिन वगैरह जो है, उन 3 चीज़ों को हमें केंद्रित करके एक साथ में लेकर के चलना पड़ेगा अगर हम वाकई एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जैसी चुनौतियों से लड़ना चाहते हैं तो। और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस दरअसल में होता क्या है, तो इसको इस प्रकार से समझिए कि जो आज बैक्टीरिया आपको प्रभावित कर रहा है और दवाई खाने पर भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, किसी ज़माने में उस बैक्टीरिया के कारण से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। आज वो बैक्टीरिया कई बार नॉर्मल हो जाता है हमारे लिए, और जब हम दवाई खाते हैं तो बैक्टीरिया जो होते हैं या वायरस जो होता है वो अपने आप को ट्रेंड करता है, अपग्रेड करता है। वो उस दवाई के लिए खुद का रेसिस्टेंस बना लेता है, क्योंकि वह जीवित है और वह सक्रिय है, इसलिए धीरे धीरे करके उनमें म्यूटेशन आ जाता है। मतलब का क्या तात्पर्य है भाई, जैसे कि आपके शरीर में तरह तरह प्रकार के वैक्सीन लगाए जाते हैं कि आपका शरीर जो है प्रतिरोधी तंत्र को विकसित कर ले, उसी प्रकार से बैक्टीरिया जब तमाम तरह की दवाइयों का सामना करता है ना, तो धीरे धीरे करके वो उन दवाइयों से लड़ना सीख जाता है। जिसके कारण से होगा क्या, आज अगर आपको 500 mg की दवाई में काम चल गया ना,
तो कल 650 आपको लेना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा उसको खाने लग गए तो। परसों 1000 mg की दवाई आप पर काम कर, जबकि बैक्टीरिया सेम है, सेम वायरल आपको हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा बैक्टीरिया का हमने एंटीबायोटिक खा लिया कि धीरे धीरे करके हमारे शरीर का जो बैक्टीरिया है उसने उसके लिए रेसिस्टेंस तैयार कर लिया, अपना प्रतिरोध तंत्र तैयार कर लिया, जिसके कारण से होता क्या है कि अब उसके ऊपर में वो दवाई इम्पैक्ट डाल ही नहीं पा रहा है। तो हमें उससे ज़्यादा mg की दवाइयाँ खानी पड़ती है, हमें और पावरफुल दवाई खानी पड़ती है। धीरे धीरे करके उस पावरफुल दवाई का भी क्या करेगा, वो रेसिस्टेंस तैयार कर लेगा और अंततः एक स्थिति बन जाती है जिसको कहा जाता है सुपर बग। सुपर बग कहा जाता है। सुपर बग का तात्पर्य होता है एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई भी दवाई आपके ऊपर में काम ही ना करे, कोई भी दवाई काम ही ना करे, तब फिर एंटीबायोटिक के बोतल चढ़ाने पड़ते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एंटीबायोटिक के बोतल चढ़ाने पड़ते हैं। दवाइयों से कुछ नहीं होता है, वो हाई पावरफुल होते हैं, वो आपके पूरे शरीर के तंत्र को प्रभावित करते हैं। ऐसी परिस्थिति से भारत बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि अपने यहाँ पर लोग दवाइयों को कैंडी के जैसे, टॉफ़ी के जैसे खाते हैं। कुछ भी हुआ, पैर में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, चलो उठो दवाई खा लो, कुछ नहीं तो डोलो 650, तो लोग ऐसे ही घूमते टहलते हाजमोला के जैसे खा लेते हैं। भारत में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पर राष्ट्रीय कार्य योजना भारत सरकार ने तैयार किया है और 18 नवंबर को जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ से सवाल क्या पूछेगा कि भारत में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पर कार्य योजना क्या है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं। इसकी आवश्यकता क्या है, भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, इसके समाधान के बारे में बताएं। यह आपसे सवाल पूछ सकता है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस भारत में क्यों बन रहे हैं, इसके पीछे निहित कारणों को बताएं। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय कार्य योजना जो हाल ही में बनाया गया एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का, उसके बारे में बताएं। छोटा सा सवाल ही पूछ सकता है। भारत के 5 वर्षीय 2025 से 2029, सबसे पहला पेरिलम फैक्ट यही है, 5 वर्षों के लिए बहुक्षेत्रीय रणनीति वन हेल्थ दृष्टिकोण पर आधारित है। यह मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, मत्स्य पालन और अन्य क्षेत्र जैसे कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रासायनिक उर्वरक के समन्वय पर जोर देती है। जैसे जैसे समझिएगा इसको, एक टर्मिनोलॉजी होता है, पर्यावरण में भी पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं बायो मैग्निफिकेशन। जैसे कि डीडीटी का छिड़काव जब खेतों में किया गया, अब तो प्रतिबंध है उस पर, तो वो खेतों के द्वारा आपके फूड प्रणाली में शामिल होता है और वहाँ से हमारे शरीर में उसका जमाव होने लग जाता है। इसी को कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन। हमारे शरीर में अंततः वह डीडीटी धीरे 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 करके जमा होने लग जाता है। अर्थात फूड चेन में भी कहीं पर भी बैक्टीरिया को मारने के लिए अगर कोई दवा उपयोग किया जाएगा और वो अंततः आके हमें ही प्रभावित करेगा। जैसे जानवरों को इंजेक्शन लगा करके सुई लगा करके दूध निकालना, फल और सब्जियों में अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग करना, तरह तरह के कीटाणु जीवाणु मारने वाले दवाइयों का उपयोग करना, जिसके कारण से हमारे आहार श्रृंखला में, फूड चेन में हमारे वो शामिल हो जाते हैं और अंततः वो आकर के हमें ही एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बना देते हैं, जिसमें हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया हैं वो हर चीज़ को लेकर के पहले से ही प्रतिरोधी तंत्र बना लेते हैं और हम पर कोई दवाई काम ही नहीं करता है। जैसे इसका उदाहरण अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं। पहले के ज़माने में मच्छर जो होते थे वो शाम को आग जलाने से ही भाग जाते थे, लेकिन अब अगर आप कॉइल जलाएंगे, उपयोग करेंगे, तो वहाँ पर बैठ करके वो धुआं लेते रहते हैं। तो ये कैसे संभव होता है? क्योंकि वो खुद में अपग्रेड करते हैं। 18 नवंबर को इसको जारी किया गया है, इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। देखिए क्या है, और इसके साथ ही जो विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह के पहला दिन था, अभी मनाया गया है 18 नवंबर को पहला दिन था विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह का पहला दिन, उसी दिन यह जारी किया गया है। समग्र संरचना क्या है? NAP नेशनल एक्शन प्लान AMR 2.0 है, अर्थात इससे पहले भी एक लॉन्च किया गया था। परिचय क्या है इसमें? भारत में AMR एक बहुत ही गंभीर समस्या है जहां पर तरह तरह के चीज़ों को लेकर के लोगों में रेसिस्टेंस बन गया है। जैसे ई कोलाई 34% प्रतिरोध, एस ऑरियस एनिकोबैक्टर में उच्च दरें, VRI में वृद्धि, कैंडिडा ऑरेंस जैसे फंगल जो हैं, मतलब फंगल, बैक्टीरियल इत्यादि खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि अब उन पर दवाइयों का कोई खास असर हो ही नहीं रहा है। एंटी माइक्रोबियल उपयोग की दर
71.9% है, जिसमें 57% वॉच समूह के हैं। वॉच समूह क्या होता है? दवाइयों के अलग अलग समूह होते हैं, जिसमें वॉच समूह का तात्पर्य होता है अगर आप इस प्रकार के मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं, WHO के द्वारा बनाया गया एक खाका है, तो आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए और बिना सलाह के अत्यधिक जोखिम होते हैं इनको लेना। लेकिन भारत में होता क्या है, किसी भी दुकान पर चले जाएं, उनको पर्चे से कोई मतलब नहीं होता है, जबकि दवाइयों पर लिखा रहता है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आप इसको खरीद सकते हैं, लेकिन वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी धड़ल्ले तरीके से बांट रहे होते हैं। ना वो mg की जानकारी रखते हैं, ना कुछ। जो दवाई आप मांगेंगे वो आपको पकड़ा देंगे और आप खा करके ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है समय के साथ में, तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है वो। NAP MAR AMR 1.0 की समीक्षा। उपलब्धियां जैसे 7 राज्य कार्य योजना में लॉन्च किया गया था, लेकिन चुनौतियां जैसे कि गैर मानव स्वास्थ्य क्षेत्रों में सीमित स्वामित्व रहा है इसका पहला जो वर्जन लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय AMR नियंत्रण प्राधिकरण या समन्वय इकाई की कमी के प्रभाव के कारण से इसका दूसरा वर्जन लाया गया कि भाई अब इसमें हम लोग हर चीज़ को शामिल करेंगे, दवाइयों के साथ साथ पशुपालन, एग्रीकल्चर, जलवायु, हमारे आस पड़ोस के पर्यावरण, हर चीज़ को हम लोग शामिल करेंगे, तभी जाके हम वन हेल्थ की तरफ में बढ़ पाएंगे कि किसी व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए केवल मेडिसिन की ही नहीं, बल्कि उसके फूड का, उसके पर्यावरण का, उसके इर्द गिर्द में हो रहे कृषि का, जल का, हर चीज़ का हमें देखना पड़ेगा कि कहीं से कोई और स्रोत से तो उन तक माइक्रोबैक्टीरियल रेसिस्टेंस की समस्या तो नहीं पहुंच रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पशुपालन और डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि, पर्यावरण, विज्ञान और सभी प्रकार की एजेंसियां इसमें शामिल की गई हैं। वैश्विक और देश स्तरीय सभी प्रकार की एजेंसियां शामिल की गई हैं। पूरी तरीके से सरकार दृष्टिकोण लॉन्च के बाद विभागीय रोड मैप, निजी क्षेत्र, सभी को इसमें शामिल किया गया है ताकि क्या हो, इसका सही प्रकार से कार्यान्वयन भी हो पाए, इम्प्लीमेंटेशन भी हो पाए और सभी एजेंसियों को साथ में लेकर के फूड, जलवायु, पानी, हर चीज़, खाना, हर चीज़ को हम लोग शामिल कर पाएँ। ओके, अब आते हैं इसके उद्देश्य पर। पहला उद्देश्य जो इस एक्शन प्लान का रखा गया है वो है कि जागरूकता को बढ़ाना, कि भाई बीमार हो तो एंटीबायोटिक खाने से बचिए। आपको छोटा सा फीवर भी होता है, वायरल भी होता है, तो लगता है जैसे मृत्यु ही हो जाएगी, तुरंत दवाई खाने लग जाता है। ऐसा नहीं होता है। शरीर में हमारे प्रतिरक्षा तंत्र होती है, छोड़ दीजिए उसके सहारे उसको, शरीर गर्म होगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी वगैरह का पट्टी का उपयोग किया जाता था पहले, लेकिन अब क्या होता है, तो धड़ल्ले से हम लोग दे देते हैं। सबसे पहला काम यही है जागरूकता को फैलाना। संचार, शिक्षा, एकेडमी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जैसे स्कूलों में हम जागरूक कर सकते हैं, किसानों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, मीडिया के द्वारा जागरूकता फैला सकते हैं, फिल्मों के द्वारा हम जागरूकता फैला सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में हम पाठ्यक्रमों के द्वारा जागरूकता फैला सकते हैं, जो भारत सरकार का प्लान भी है अगले 5 वर्षों में। प्रयोगशाला क्षमता को मजबूत करना, निगरानी, गुणवत्ता और अवशेष का निगरानी करना। जैसे कई साले हैदराबाद जो है भारत का दवाइयों का उत्पादन का हब माना जाता है हैदराबाद। वहाँ पर हुआ क्या था, कई सारी कंपनियाँ जो एंटीबायोटिक वगैरह बनाती थीं और उस खाद्यान्न से निकलने वाले वेस्ट वाटर को उन्होंने जल स्रोत में ही छोड़ दिया, जिसके कारण से पूरा जो जल पी रहे हैं वहाँ के लोग, उसमें भी इस प्रकार की समस्याएं देखी गई, जिसके कारण से सरकार ने प्रयोगशाला और इत्यादि जगह जो हैं वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, किस प्रकार से प्रयोगशाला से निकलने वाले वेस्ट को मैनेज किया जा रहा है, इस पर भी ध्यान देना शुरू किया उन्होंने। 233 प्रयोगशाला अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें 15 राज्यों में जीनोमिक निगरानी भी रखी जाएगी कि किस प्रकार से प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। संक्रमण का रोकथाम, मानव पशु खाद्य क्षेत्रों में रोकथाम, अपशिष्ट प्रबंधन पर भी भारत सरकार ध्यान दे रही है, जिसमें पशुओं का टीकाकरण इत्यादि चीज़ों पर भी ध्यान दे रही है कि भाई किसी भी पशु को किसी प्रकार का टीका लगाया जाता है तो क्या उसका लास्ट इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग पर तो नहीं पड़ रहा है, इसकी भी निगरानी की जाएगी। एंटीमाइक्रोबियल उपयोग अनुकूलन बनाना, मतलब कि जो एंटीबायोटिक उपयोग किया जा रहा है वो थोड़ा सा उसको रेगुलेट करना चाहिए। सभी प्रकार की दवाएं सभी दुकानों पर उपलब्ध भी नहीं होनी चाहिए, इस पर भी लगाम लगना चाहिए। और अगर बिक रहा है तो ये दवाई लाइसेंस जब किसी को आप दे रहे हैं दुकान खोलने की,
उस समय उस आदमी का एक परीक्षण भी होना चाहिए कि किसी प्रकार का यह दवाई तो नहीं बेच पाएगा, या इसकी इतनी क्षमता है कि यह दवाई की दुकान खोले भी या नहीं, है ना। तो क्या है, गुणवत्ता पहुंच, तर्क संगत उपयोग और दुरुपयोग को रोकना। तर्क संगत उपयोग हो और जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं डॉक्टर्स के उसको सख्ती से लागू करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रखा जा रहा है। अगला जो है अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, डायग्नोस्टिक, उपचार, वैकल्पिक, भार अनुमान इत्यादि को भी देखना कि भाई किसी को अगर हो गया है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस तो उसका किस प्रकार से निवारण किया जाए, इसको लेकर के देश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना। और अंतिम जो रखा गया है इसका छठा, शासन समन्वय सहयोग को मजबूत करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी एजेंसियां हैं उन सब के साथ समन्वय करके हमें इस समस्या से निपटना पड़ेगा। ये प्राथमिकताएं मानव, पशु, पर्यावरण, खाद्य और वन हेल्थ एकीकृत निगरानी पर केंद्रित है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इतनी बार मैंने रिपीट किया है तो इसका कुछ तो मतलब होगा, मैं आपको समझाता हूँ। इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। यहाँ पर लिख दीजिए वन हेल्थ, इसमें डाल दीजिए कि भाई हमारा भोजन, मानव, पशु, इसके अलावा कृषि, उसके अलावा पर्यावरण, ये सब मिलकर के वन हेल्थ बनाते हैं। इनमें से कोई एक पक्ष भी कमज़ोर होगा तो वन हेल्थ के दृष्टिकोण को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप अभी उत्तर भारत के मैदान में रह रहे हैं तो मान लीजिए आपका भोजन सही है, सब कुछ सही है, लेकिन पर्यावरण का जो चुनौती है जिसके कारण से लोगों के फेफड़े बहुत तेज़ी गति से ख़राब हो रहे हैं, तो यानी कि हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। वन हेल्थ में हर चीज़ शामिल होता है। भारत सरकार बार बार इसको दोहराती है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि भारत सरकार की वन हेल्थ दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। भारत में AMR की दर विश्व में सबसे ऊंची है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं पर है तो भारत में ही है। भारत में लोगों पर अब एंटीबायोटिक उतने काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 2 साल के बच्चे, 3 साल के बचपन से ही हम लोग उसको एंटीबायोटिक खिलाने लग जाते हैं। खाओ एंटीबायोटिक, कुछ भी हो गया एंटीबायोटिक खा लो। दुरुपयोग और अतिरिक्त उपयोग, मानव स्वास्थ्य में अनुभवजन्य चिकित्सा, वायरल संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक का दुरुपयोग किया जाता है। पशुपालन में 73% वैश्विक बिक्री, विकास प्रोत्साहन के लिए नियमित उपयोग, और कृषि फीड पौधों के लिए भी इसका दुरुपयोग किया जाता है। यानी कि पशुपालन, एग्रीकल्चर और ह्यूमन बीइंग सभी जगहों पर इसका दुरुपयोग हो रहा है। IPC की कमी है। स्वास्थ्य सुविधाएं, फार्मों में खराब स्वच्छता, प्रजनों का प्रसार होता है जिसके कारण से अवशेष और संदूषण, प्रदूषण जो फैलता है, चाहे वो सॉइल हो, एयर हो, वाटर हो, सभी जगहों पर जो प्रदूषण फैलता है वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ को डेवलप करता है। आनुवांशिक परिवर्तन, खराब स्वास्थ्य, सुरक्षा और विविध प्रथाएं जो हैं कई सारी चली आ रही, हॉस्पिटल हो या घर हो, सभी जगहों पर इसके कारण से भी ये समस्याएं देखी जाती। नियामक अंतराल अर्थात रेगुलेशन में भी गैप देखा जाता है। ओवर द काउंटर उपलब्धता, हर जगह ये उपलब्ध हो जाता है आसानी से। थोक बिक्री, निगरानी, मानक परीक्षण विधियों की भी कमी है जिसके कारण से ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे मैंने आपको हैदराबाद का एक उदाहरण दिया कि किस प्रकार से वहाँ पर वाटर पॉल्यूशन के कारण से बहुत बड़ी आबादी में ये समस्या देखी गई है। समाधान क्या हो सकता है, तो भारत सरकार ने शुरू किया अभी पहल। उसके अलावा जागरूकता, निगरानी, संक्रमण रोकथाम, तर्क संगत उपयोग, अनुसंधान, नवाचार और शासन समन्वय, जो मैंने आपको 6 पढ़ाया वही इसका समाधान भी है। तो AMR नेशनल एक्शन प्लान NAP 2.0 जरूर याद रखिएगा। सबसे लंबा आज मैंने यही टॉपिक आपको पढ़ाया है, इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। आपसे सीधा सीधा सा पूछ सकता है कि भारत में AMR जो बन रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो बन रहा है, इसके कारण को बताएं। एंटी बैक्टीरियल रेसिस्टेंस जो बन रहा है इसके कारण को बताएं और इसका समाधान क्या हो सकता है, AMR क्या है और भारत सरकार ने कौन सी रणनीति लागू की है, ये सब कुछ आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की मिसाइल वुमेन, इनको कहा जाता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनको पुरस्कृत किया गया है। भारत की मिसाइल महिला डॉक्टर टेसी थॉमस को पॉलोस मॉर ग्रेगरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने भारत के DRDO इत्यादि संगठन में बहुत सारे लंबे समय तक काम किया है। नई दिल्ली में त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, त्यागराज नाम है इसका, रविवार को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार महिलाओं के सशक्तिकरण
और मिसाइल प्रौद्योगिकी में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है, जिसके कारण से डॉक्टर टेसी थॉमस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉक्टर थॉमस को मिसाइल महिला के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने भारत के रणनीतिक मिसाइल कार्यक्रम को आकार दिया है और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। जरा इनका परिचय लेंगे, उसके बाद इस पुरस्कार के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। आज बहुत सारे टॉपिक हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। डॉक्टर टेसी थॉमस का परिचय क्या है? तो एक प्रसिद्ध एरोस्पेस इंजीनियर हैं, जिन्होंने भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO में काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और अग्नि श्रेणी की जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है उसको बनाने में। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। DRDO में इस परियोजना का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। भारत की लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। अग्नि 4 समझ सकते हैं कितना बड़ा इनका पोजीशन रहा होगा। डायरेक्टर जनरल एरोनॉटिक्स सिस्टम DRDO में संगठन में उच्च प्रशासनिक भूमिका भी इन्होंने निभाई है, जहाँ पर कई वर्षों तक इन्होंने काम किया है। वाइस चांसलर नूरुल इस्लाम सेंटर फॉर हायर एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र में योगदान, जहाँ उन्होंने उच्च शिक्षा को बढ़ावा भी दिया है। मार्गदर्शन पूर्व राष्ट्रपति और DRDO के पूर्व डायरेक्टर APJ कलाम उनके मार्गदर्शक रहे हैं, हमेशा से ही रहे थे। उन्हीं के अंदर में इन्होंने पहले प्रयास में काम करना शुरू किया था। इसको जरूर याद रखिएगा। ये जो पुरस्कार है 1990 के दशक में शुरू किया गया था, जो दिल्ली के डायोसीज की गोल्डन जयंती, गोल्डन जुबली के समारोह का हिस्सा है। यह द्विवार्षिक पुरस्कार है, अर्थात हर 2 वर्षों में प्रदान किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, 2 वर्षों में प्रदान किया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता 1997 में दलाई लामा को अंतर धार्मिक संवाद और धार्मिक सद्भावना के लिए प्रदान किया गया था। दलाई लामा के बारे में तो जानते ही हैं। 2025 का 8वां संस्करण नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया, जहां पर इनको सम्मानित किया गया है। ये सोसाइटी है जो यह पुरस्कार देती है, सोफिया सोसाइटी दिल्ली ऑर्थोडॉक्स डायोसीज के अंतर्गत यह प्रदान किया जाता है। फोकस के क्षेत्र क्या रहते हैं इस पुरस्कार में? महिला सशक्तिकरण, अंतरिक्ष और मिसाइल प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी में योगदान, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर इनको दिया गया है, इनका भी नाम याद रखिएगा और क्यों दिया गया है ये भी याद रखिएगा, किस क्षेत्र में दिया गया है। मुख्य रूप से STEM क्षेत्र में अगर महिलाएं उत्कृष्ट काम कर रही हैं तो उन्हें दिया जाता है, या अध्यात्म के क्षेत्र में, या इंटर रिलीजन सद्भावना को बढ़ाने के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं जिसका सोसाइटी पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है तो उनको पुरस्कृत किया जाता है। 2 वर्षों में यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रीलियम फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो है नागालैंड में शुरू हो गया है और उसको लेकर कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने अपोज किया है कि केंद्र सरकार ने जो ट्रैवल को लेकर के कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं, ये नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नागालैंड देश का सबसे पीसफुल और सबसे शांत राज्य में से एक है, ऐसा वहाँ के सरकारों का कहना है कि कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। नागालैंड तो आजकल चर्चा में रहता है। फैमिली मैन सीरीज अगर आपने देखा होगा तीसरा, तो उसमें भी दिखाया है। हॉर्नबिल महोत्सव वहाँ पर शुरू किया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में हम लोग समझेंगे। इसका नाम ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया था। महोत्सव ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यद्यपि यह पक्षी अब नागालैंड में कम दिखाई देता है, लेकिन नागा लोक कथा गीतों में इनका गहरा महत्व है। इसके पंखों का उपयोग पारंपरिक नागा हेडगियर, टोपी जो आपने देखा होगा जिसमें ब्लैक कलर के पंख लगे होते हैं, और वीरता का प्रतीक के रूप में किया जाता है। हॉर्नबिल जो है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, यह न केवल नॉर्थ ईस्ट में बल्कि पश्चिमी घाट में भी देखे जाते हैं। अलग अलग हॉर्नबिल होते हैं लेकिन प्रजाति एक ही है वो। ओके, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे बड़ा महोत्सव होता है, जिसमें वहाँ के सभी जनजाति समूह जो हैं वो सभी के सभी पार्टिसिपेट करते हैं। दुनिया भर से वहाँ पर जो है वो पर्यटक आते हैं देखने के लिए, लेकिन प्रतिबंधों के कारण से कम पर्यटक वहाँ पर जा पाते हैं। ये भी एक चुनौती है, जिसके कारण से वहाँ की सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा है कि भाई आप प्रतिबंधों को उठाएं, क्योंकि मणिपुर में समस्या है, नागालैंड में नहीं है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में समस्या के कारण से कई सारे जगहों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अब भारत सरकार जो है वो इस चीज़ पर विचार कर रही है। देखिए, इस बार तो अब फेस्टिवल शुरू हो गया है। किसामा हेरिटेज विलेज कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। किसामा नाम 2 गांव किंगवा, जिसको किंगमा कहा जाता है, और पसामा के नामों को मिलकर बनाया गया है। जनजातियों की भागीदारी, नागालैंड के 17+ जनजाति, अंगामी, एओ, कोन्याक, लोथा, सोमी, ये सब जो अलग अलग जनजाति हैं ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
मोरुंग महोत्सव का मुख्य आकर्षण प्रत्येक जनजाति की पारंपरिक झोपड़ियाँ या शयन गृह होता है, जिन्हें मोरुंग कहा जाता है। इसको बहुत सुंदर तरीके से ये लोग सजाते हैं। ये वास्तुकला और सामाजिक व्यवस्था का प्रदर्शन करते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर एक और प्रसिद्ध सा एक रिचुअल होता है जो बड़ा ही कठिन होता होगा मेरे हिसाब से। युद्ध नृत्य होता है, लोकगीत, पारंपरिक तीरंदाजी, ये सब तो होते ही हैं। लेकिन नागा राजा इसको कहा जाता है, नागा किंग चिली कहा जाता है, नागा राजा मिर्च इसको कहा जाता है। इसको खाने की प्रतियोगिता की जाती है। यह दुनिया के सबसे ज़्यादा तीखे मिर्च में से एक है, इसके खाने की प्रतियोगिता होती है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हम लोग पढ़ते हैं कि भाई मिर्च जो है भारत में बाहर से आए हैं, कई सारे जगहों पर आपने देखा होगा। लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट में कई सारे पारंपरिक, प्राचीन और दुनिया में इकलौती प्रकार के मिर्च की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो कोई भी चीज़ वहाँ पर सबसे ज़्यादा विविध रूप से पाई जाती है जहाँ पर उसका जन्म होता है। जैसे चावल का जन्म जो है वो छत्तीसगढ़ में माना जाता है, क्योंकि 36,000 प्रकार की वैरायटीज़ छत्तीसगढ़ में चावल के बनते हैं, इसलिए उसका छत्तीसगढ़ नाम भी पड़ा था एक उससे, 36,000 वैरायटी। तो ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में ही चावल का जन्म हुआ होगा। जिस वस्तु का, जिस उत्पाद का जन्म जहाँ पर होता है वहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा विविधता मौजूद होती है। तो कई बार सरकार ने, नॉर्थ ईस्ट की सरकार ने यह चैलेंज भी किया है कि मिर्च बाहर से आए हैं, ऐसा कहना गलत है। हमारे देश का ही यह देशज ही प्रजाति है, कहीं से नहीं आया। जैसे नागा किंग चिली जो है, यह दुनिया का सबसे तीखा और सबसे प्रसिद्ध चिली में से एक है। कभी एडवेंचर करना हो तो आप चख सकते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। कभी आपने तिब्बतियन फूड खाया है क्या? तिब्बतियन, दिल्ली में आएंगे तो जगह जगह पर तिब्बतियन फूड मिलते रहते हैं। बहुत तीखा होता है, कभी खा कर देखना आप। हम नॉर्थ इंडियन तो उसको शायद ही खा पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्टफोन मेकर्स टोल्ड टू प्री इंस्टॉल संचार साथी। जिस प्रकार से आपने स्मार्टफोन खरीदे होंगे तो कई सारे ऐप आपको प्री इंस्टॉल्ड देखते हैं और उनको हटा भी नहीं पाते हैं हम, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि भाई संचार साथी ऐप को अब सभी स्मार्टफोन को जो मार्च 2026 से भारत में बिकेंगे उसमें प्री इंस्टॉल अनिवार्य किया गया है। संचार साथी बहुत महत्वपूर्ण ऐप है और वेबसाइट के रूप में भी मौजूद है, जो आपको बहुत सारे खतरों से बचाता है, साइबर स्कैम से बचाता है, आपके फ़ोन को खो जाने से बचाता है। भारत सरकार के द्वारा इस ऐप को बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक तो ये होगा भाई कि ठीक है, लोगों को स्कैम वगैरह से बचाया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत में बहुत बड़े स्तर पर स्कैम होते हैं क्योंकि लोगों में इंटरनेट को लेकर के जागरूकता बहुत कम है। किसी भी प्रकार के लिंक पर क्लिक कर देते हैं, किसी प्रकार के वेबसाइट पर चले जाते हैं और फिर वहाँ से सारा कुछ घटित हो जाता है। एक लिंक के क्लिक करने पर आपका पूरा फ़ोन जो है वो हैक हो सकता है। अब वो ज़माना गया कि आपको OTP डालना है, ये करना है, वो करना है। कुछ भी नहीं, नथिंग। आपने एक लिंक पर क्लिक किया और आपका सारा कुछ गया। ठीक है, तो संचार साथी के बारे में यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं कि क्या है ये। भारत सरकार का दूर संचार विभाग की एक नागरिक केंद्रित पहल है जो मोबाइल उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा मजबूत करने, टेलीकॉम से जुड़े फ्रॉड के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह शुरू किया गया। यह एक ऐप और वेब पोर्टल दोनों ही है। वेब पोर्टल किसको कहा जाता है, जैसे BPSC की वेबसाइट पर जाते तो वो वेबसाइट पोर्टल हो गया, और BPSC का कोई ऐप आ जाए कल को मान लीजिए तो क्या हो जाएगा आपके लिए, वो आपके लिए ऐप हो जाएगा BPSC का। तो ऐप जो है वो अलग होता है, वेब पोर्टल अलग होते हैं। ठीक है, साइबर फ्रॉड, चोरी हुए फ़ोन ट्रैकिंग, फर्जी IMEI डिवाइस को पहचानने जैसे मुद्दों से निपटने में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य टेलीकॉम संसाधन के दुरुपयोग को रोकना, उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित करना, मतलब जो आप हैं, कस्टमर हैं, उनको सुरक्षित करना इसका मुख्य काम बनाया गया है। DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो टेलीकम्युनिकेशन है, उसके द्वारा इस पहल को शुरू किया गया, दूर संचार विभाग के द्वारा, और बहुत ही जेन्युइन और सही पहल है ये। ओके, संचार साथी की पृष्ठभूमि क्या है, 2023 वेब पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया, जो उपयोगकर्ताओं को फर्जी फ़ोन कॉल्स रिपोर्ट करने का एक नया चैनल प्रदान करता था, लेकिन अब इसको विस्तारित कर दिया गया। अब यह एक मोबाइल ऐप के रूप में विकसित हो चुका है। 1 से 2 दिसंबर 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने आदेश जारी किया है कि मार्च 2026 से बिकने वाले सभी फ़ोनों में यह प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए। कंपनी को अनुपालन के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अपने अपने इक्विपमेंट में इसको डालना शुरू करें, और मार्च 2026 से अगर एक भी फ़ोन आएगा मार्केट में, सभी प्रकार के फ़ोन, एप्पल, सैमसंग, जियोमी, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, सभी प्रकार के फ़ोन में यह
डालना अनिवार्य होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कंसर्न क्या है, पूछा जा सकता है, तो वही वाला ढोल बजाना है जो हर जगह बजाते हैं। डेटा प्राइवेसी को खतरा है कि सरकार के पास हमारा डेटा चला जाएगा, कहीं सरकार हमारे ऊपर निगरानी तो नहीं रख रही है ना। कोई और प्री इंस्टॉल्ड ऐप आप रख लेंगे, जैसे फेसबुक का ऐप जो है सैमसंग के फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड आता है, उसको लेकर किसी ने कंसर्न जाहिर नहीं किया। लेकिन आएंगे कुछ लोग इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने कि भाई संचार साथी ऐप कैसे इंस्टॉल कर दिया, सरकार तो हम पर निगरानी रख रही है। चुनौती बता रहा हूँ आपको। साइबर फ्रॉड से निगरानी की रक्षा करना, फर्जी हैंडसेट की बिक्री को रोकना, टेलीकॉम नेटवर्क पर खोए या चोरे हुए फ़ोन को ट्रैक करना या ब्लॉक करना, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। संचार साथी ऐप की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? तो प्रामाणिकता सत्यापन, सबसे पहला काम यही करता है। IMEI, आपके फ़ोन का यह एक नंबर होता है जो फ़ोन की आइडेंटिटी रखता है अपने पास में। तो IMEI, ये जो प्रामाणिकता सत्यापन बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका अगर फ़ोन खो जाए तो उसको आसानी से ट्रैक किया जा सके। मोबाइल डिवाइस की IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर की प्रामाणिकता जांचता है। इसमें फर्जी या क्लोन डिवाइस की पहचान होती है। ऐप को IMEI तक पहुंच हो सकती है, उपयोगकर्ताओं को मैनुअल रूप से इनपुट करना पड़ सकता है। ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन ऐप अगर प्री इंस्टॉल्ड है ही ना तो उसमें मेरे हिसाब से IMEI के साथ में वह लिंक होगा कहीं ना कहीं, जिसके कारण से उसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं आप। स्कैम कॉल रिपोर्टिंग, संदिग्ध या फ्रॉड कॉल को रिपोर्ट करने की सुविधा देगा। ऐप कॉलर की जानकारी ट्रैक करता है। ISI सिम कार्ड्स की पहचान, एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड सभी सिम कार्ड की सूची दिखाता है जिससे अधिकृत सिम का पता चल सके। एक चीज़ और भारत सरकार ने कुछ दिन पहले बताया है कि व्हाट्सएप जैसे ऐप जो हैं अब वह विदाउट सिम नहीं चलेंगे। इसका क्या तात्पर्य भाई? जैसे आपने भी किया होगा, जैसे टैब वगैरह में जो उपयोग होता है उसमें व्हाट्सएप तो इंस्टॉल हो जाता है लेकिन सिम लगाने का उसमें नहीं होता है। तो भारत सरकार ने अनिवार्य किया है कि सिम जिस फ़ोन में होगा, जिस नंबर का, उसी नंबर का आप उस फ़ोन में व्हाट्सएप चला पाएंगे। ये इसलिए किया गया है, उसी प्रकार का ये सब चीज़ें सुख सुविधाएं बढ़ाई जा रही ताकि सुरक्षित हों हम सुरक्षित हों। ये बेहद ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, क्योंकि होता क्या है कि व्हाट्सएप पर कि सिम तो है भारत का, लेकिन व्हाट्सएप चला रहा है कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके उस नंबर से, जिसके कारण से अगर उस नंबर से कोई अपराध किया जाता है तो उसको ट्रैक कर पाना, उसको मॉनिटर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण से भारत सरकार ने एक नया रेगुलेशन वो भी बनाया है। चोरी खोए हुए फ़ोन के ट्रैकिंग, खोए या चोरी हुए स्मार्टफोन को सभी टेलीकॉम नेटवर्क पर ट्रैक ब्लॉक करने मदद। यदि फ़ोन चोरी हो जाए तो ऐप इसे रिमोटली अक्षम डिसेबल कर सकते हैं। ये तो आप गूगल लॉगिन के माध्यम से भी कर सकते हैं एंड्रॉयड में। अगर आपका फ़ोन खो गया तो कहीं दूर से भी उसको लॉक कर सकते हैं, उसके सारे डेटा को उड़ा सकते हैं, उसे बेल बजा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड अलर्ट भी करता है। ये कैसे काम करता है? तो DOT के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर से जुड़ा हुआ होता है, जहां से यह काम करता है। आदेश के बारे में आपको बता चुका हूं। फायदे और चुनौतियां क्या हैं? साइबर फ्रॉड में कमी आएगी, सुरक्षा बढ़ जाएगी, जागरूकता कहीं ना कहीं बढ़ेगी। चुनौतियां क्या क्या है? तो गोपनीय चिंताएं, गोपनीयता की चिंता, पहले भी समझाया मैंने। डेटा प्राइवेसी की चिंता, अनुपालन का बोझ है, उपयोगकर्ताओं का अनुभव, ऐप को निष्क्रिय न करने का आदेश उपयोगकर्ताओं की स्वतंत्रता को सीमित करता है। भले ही उपयोगकर्ता स्वतंत्रता के नाम पर अपना करोड़ों जो है वो लुटा करके आ जाए, फिर सरकार को कोसे कि सरकार हमारा पैसा लुट गया, कुछ तो कर दो। नेक्स्ट टॉपिक है, WHO ने कहा है कि मोटापा जो है ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है ना। और GLP-1 नामक एक ड्रग की अनुमति भी दे दी गई कि आप सभी लोग GLP-1 का उपयोग कर सकते हैं। GLP-1 वालों ने पता नहीं कितना पैसा दिया होगा, किसको क्या दिया होगा। ठीक है, इसको देखेंगे ज़रा हम कि क्या है। WHO ने बोला कि ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है क्या? तो मोटापा, और दुनिया के लोगों को इस दिशा में सोचना चाहिए और न केवल दवाओं से बल्कि आपको खान पान के दृष्टिकोण से भी सुधार करना चाहिए। WHO को इस वर्ल्ड क्राइसिस के बारे में ज़रा समझते हैं कि क्या है। ऑन ए सीरियस नोट, वाकई ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। दुनिया ऐसी ही है, विविधता से भरी पड़ी है, जहाँ पर दुनिया की बहुत बड़ी आबादी जो है पूरा पेट भर के खाना नहीं खा पा रही है, वहीं पर मोटापा जो है ये दुनिया में वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित किया गया है। इसी प्रकार की दुनिया है। इससे भी पता चलता है कि भाई कितना ज़्यादा भारत और दुनिया भर में क्या है तो असमानता है।
मोटापे का वैश्विक संकट, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने बोला है कि भाई 10 अरब लोग मोटापे से पीड़ित हैं। 2030 तक स्कूल आयु के बच्चे, किशोरों में भी ये चीज़ दोगुना हो जाएगा, क्योंकि दिन भर बैठ के ठूसते रहते हैं, वो भी खराब चीज़ें, तो कैसे नहीं बढ़ेगा। इसके कारण से हृदय रोग, मधुमेह, अन्य बीमारियों का प्रमुख जोखिम यह बन रहा है, क्योंकि कारण तो यही है सभी समस्याओं का। GLP-1 दवा की भूमिका, ये दवाएं, इसके बारे में डिटेल मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। उसने बोला है, डब्ल्यूएचओ ने, कि मोटापे को जीवन भर के देखभाल की आवश्यकता वाली पुरानी बीमारी के रूप में मान्यता देना, इसमें स्क्रीनिंग, प्रारंभिक निदान, जटिलताओं का प्रबंधन और अन्य उपचार विकल्प भी शामिल किए गए। मतलब अब आप इसको एक मोटापे को बीमारी के तौर पर ट्रीट कीजिए, ऐसा कहा गया है दुनिया भर के देशों को, कि अब इसको आप प्रारंभिक चरण पर निदान करें, इसका इलाज करें, क्योंकि यह एक बीमारी है, ऐसा कहा जा रहा है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ दिशा निर्देश की मुख्य विशेषता, बहुआयामी रणनीति हमें अपनाना पड़ेगा। दवाओं के साथ साथ जीवन शैली परिवर्तन, आहार, व्यायाम और मनोवैज्ञानिक समर्थन को जोड़ा गया है। स्क्रीनिंग व निदान, जीवन भर स्क्रीनिंग, प्रारंभिक पहचान, सहरोग जैसे हृदय रोग, मधुमेह का भी प्रबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि मोटापा अकेले नहीं आती है, उसके साथ तमाम तरह की समस्याएं आती है जो ओवर ईटिंग और ख़राब लाइफ स्टाइल के कारण से होता है। दीर्घकालिक उपयोग, वयस्कों में GLP-1 दवाओं का लंबे समय तक उपयोग समर्थित, लेकिन स्वस्थ साक्ष्य सीमित होने की सिफारिश के कारण से GLP-1 को अभी भी डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। GLP-1 जो दवा है, इसके लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, इसको लेकर के कोई रिसर्च का डेटा है ही नहीं अभी तक। तो डब्ल्यूएचओ ने भले इसको रिकमेंड कर दिया है, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स इसको देने से बचते हैं। भारत में आपने देखे होंगे कुछ सेलिब्रिटी जो अचानक से बहुत पतले दिखने लग जाते हैं, तो वो इन्हीं प्रकार की दवाओं का उपयोग करते हैं। 10,000 से 20,000 पर मंथ का इसका खर्चा आता है दवा का, क्योंकि कॉस्टली भी है, भारत में भी कॉस्टली है। और इसके उपयोग से होता क्या है, भूख ही नहीं लगेगा आपको, भूख ही नहीं लगेगा तो खाएंगे कैसे, जिसके कारण से बहुत जल्दी पतलापन आ जाता है। लेकिन अगर आपको वाकई पतला होना है तो एक्सरसाइज वगैरह करें, लेकिन वो भी कैसे करेंगे, हवा ख़राब है तो उसमें आपके ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। GLP-1 दवाएं क्या है? GLP-1 दवाएं एक प्रकार की इंजेक्शन या गोली के रूप में उपलब्ध दवाएं हैं जो ग्लूकागॉन जैसे पेप्टाइड 1 हार्मोन की नकल करते हैं, जिसके कारण से इस हार्मोन के सिक्रेशन से हमें भूख नहीं लगता है और हमारे रक्त में शर्करा जो शुगर है वो भी नियंत्रित हो जाता है। तो ये मधुमेह और मोटापे दोनों को कंट्रोल करता है। इस हार्मोन के बारे में याद रखिएगा। यह हार्मोन पाचन तंत्र में प्राकृतिक रूप से बनता है और भोजन के बाद इंसुलिन उत्पादन को बढ़ाता है, भूख को कम करता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित रखता है। ये दवाएं मुख्य रूप से टाइप 2 मधुमेह, मोटापे के उपचार के लिए इस्तेमाल होती है। डब्ल्यूएचओ ने इसको कहा है कि आप इसको उपयोग कर सकते हैं मोटापे के उपचार के लिए। ओके, अब इस दवा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पहला जो मैंने आपको बताया, ब्लड में शुगर को नियंत्रित करती है, वजन घट जाता है क्योंकि भूख ही नहीं लगे आपको, हृदय स्वास्थ्य सुधार सकती है क्योंकि हृदय के ऊपर में जोर कम पड़ता है। जैसे अभी जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के समय आपको बोला जाता है ना कि आप भाई तला बघारा हुआ चीज़ कम खाएं, डीप फ्राई किया हुआ चीज़ कम खाएं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाचन करने में शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी खपत करना पड़ता है और साथ में हमारे ब्लड में वसा की मात्रा बढ़ती है। तो ब्लड में PM 2.5 तो वैसे ही जा रहा है, उसके साथ साथ अगर वसा की मात्रा भी बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या उत्पन्न हो सकती है, हार्ट अटैक जिसको कहा जाता है, हार्ट अरेस्ट जिसको कहा जाता है, कार्डियक अरेस्ट जिसको कहा जाता है। प्रमुख समस्या क्या है? तो सेमाग्लूटाइड ब्रांड नाम ये रखा गया है, इसका उपयोग किया जा रहा है। अलग अलग दवाएं हैं, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं, मुझे पढ़ाना इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। उपयोग के लिए सिफारिश की गई है कि आप मधुमेह टाइप 2 और ओबेसिटी मोटापा के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। मोटापा कहाँ किसको जाता है? मोटापा में बॉडी मास इंडेक्स भी देखा जाता है और उसके साथ में आपकी हाइट के अनुसार से आपके जो वज़न है उसको भी देखा जाता है। हाइट के अनुसार से मोटापा अलग अलग हो सकता है। छोटे हाइट में कम वज़न में भी ज़्यादा मोटापा हो सकता है। अधिक हाइट में, अब किसी की हाइट 6 फीट से ज़्यादा है तो उसके शरीर का ही, बॉयज़ में मुख्य रूप से शरीर का ही वज़न हो जाता है भाई 80 किलो के आसपास, तो उसमें उनका वज़न तभी मोटापा माना जाएगा जब 110 से ज़्यादा उनका वज़न हो जाए।
अन्यथा उसको मोटापा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो टाइप 2 मधुमेह के वाले वयस्कों के लिए रक्त शर्करा नियंत्रण BMI जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30+ है, मोटापा या 27+ अधिक वजन के साथ जटिलताएं वाले लोगों के लिए ये रिकमेंड किया गया है। बाकी तो ठीक ही है, आपको बता दिया मैंने GIP के बारे में, और WHO ने मोटापे को किया है घोषित, वो बता दिया। अब कारण इसका आपको देखना है कि क्या कारण हो सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या कारण है तो वहाँ पर अलग होगा, वैश्विक परिप्रेक्ष्य पूछा जाता है तो उसके कारणों को भी आपको लिखना चाहिए। इसके कारण और इसके प्रभाव और इसके जो समाधान है उसको लिखने का प्रयास आप अवश्य ही कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।